तो भाई लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि अलाउंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से टैक्सेबल होते हैं फुल्ली, कौन से टैक्सेबल होते हैं पार्शियली, कौन से टैक्सेबल होते हैं पार्शियली टैक्सेबल, पार्शियली नॉन टैक्सेबल। इस तरह की 3 कैटेगरी के हमने डिटेल में अलाउंसेस पढ़े और मैंने आपको बताया कि वो जो बाकी 3 कैटेगरी के अलाउंसेस थे ना, जैसे फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट या पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्ट में वो वाली कैटेगरी जो एक्सपेंडिचर के बेस पे टैक्स होती है, ये तीनों तो बहुत ज्यादा इजी। हमारे को मुद्दा कहां आएगा, हमारे को डिफिकल्टी कहां आएगी, हमारे को प्रॉब्लम कहां आएगी, किस टाइप के अलाउंसेस को डिटरमाइन करने में, किस टाइप के अलाउंसेस को कंप्यूट करने में हमें दिक्कत आएगी, भाई वो अलाउंसेस जो हमें कंप्यूट करने में दिक्कत देंगे वो होंगे जो रूल्स के बेसिस पे एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल होते हैं। अब जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है उनका तो कोई टेंशन ही नहीं, 10,000 रुपए आपको सैलरी के ओवर एंड अबव मिला, आप पूरा का पूरा 10,000 टैक्सेबल इनकम में डाल दो, टेंशन ही नहीं। जो फुल्ली एग्जेम्प्ट है उनकी टेंशन नहीं, आप पूरा का पूरा अमाउंट जो वहां पर फुल्ली एग्जेम्प्ट है आप उसे टैक्सेबल सैलरी से निकाल दो, मत डालो टैक्सेबल सैलरी में, कोई टेंशन ही नहीं। जो एक्सपेंडिचर बेस्ड टैक्सेबल हैं उनका भी कोई टेंशन नहीं। 10,000 रुपए भाई आपको मिले, 10,000 रुपए में से 8,000 आपने खर्च कर दिए, 2,000 आपने अपने पास रख लिए, तो 2,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा, 8,000 आपका टैक्सेबल नहीं होगा, उसे टैक्स में से बाहर निकाल देना, नहीं होगा वो टैक्सेबल। तो ये 3 कैटेगरी तो काफी सिंपल है और अगर क्वेश्चन इन 3 कैटेगरी के अलाउंसेस देता है तो भाई हमें अलाउंस को कंप्यूट करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हां, अगर क्वेश्चन वो वाले अलाउंसेस देता है जिनका एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल की कंप्यूटेशन रूल के अकॉर्डिंग होगी, सेक्शंस के अकॉर्डिंग होगी, तब भाई वहां पर हमें वो रूल ध्यान रखना है कि किस बेसिस पे टैक्स की कंप्यूटेशन होगी और एग्जेम्पशन की कंप्यूटेशन होगी और कैसे हम टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करके लाएंगे, वहां पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर, हम वो जरूर ध्यान रखेंगे। भाई वो करने से पहले आओ जरा अलाउंसेस की कुछ बेसिक थ्योरी देख लेते हैं जो हमारी बुक में हमको दी हुई है। सो अलाउंसेस मींस फिक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी, तो मनी फॉर्म में जो दिया जाता है वो अलाउंस, जो काइंड फॉर्म में दिया जाता है वो परक्विजिट। So allowance means fixed quantum of money given regularly in addition to salary to meet particular requirement. Allowance may be of the following 3 types. Allowance 3 टाइप का हो सकता है। Allowance का बेसिक डेफिनेशन क्या भाई, जब आपको फिक्स्ड क्वांटम ऑफ मनी दी जा रही है रेगुलरली इन एडिशन टू योर सैलरी, क्या किस चीज़ के लिए, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जब आपको सैलरी के ओवर एंड अबव कुछ पैसा दिया जा रहा है उसे बोलते हैं अलाउंस। अलाउंस कौन कौन से टाइप का होता है भाई, अलाउंस इज ऑफ 3 टाइप्स, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, पार्टली टैक्सेबल अलाउंस और फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंस। जैसा कि हमने अपने चार्ट में पढ़ा था, ये 3 टाइप के अलाउंसेस होते हैं, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है नॉन टैक्सेबल, जो चीज टैक्सेबल नहीं है, और पार्टली टैक्सेबल, जो आधी टैक्सेबल है, वो हमारे अलाउंस। तो 3 टाइप के अलाउंस हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में। आओ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्टली टैक्सेबल वाले अलाउंस, और इसमें से भी हम वो वाले अलाउंस पहले शुरू करेंगे भाई जो रूल बेस्ड जिनका कंप्यूटेशन होता है। तो आओ देखते हैं वो कौन से अलाउंस हैं जिनका रूल बेस्ड कंप्यूटेशन होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हाउस रेंट अलाउंस। अब भाई आप कंपनी को जॉब ज्वाइन करते हो, कंपनी को आप बोलते हो सुनो कंपनी, मेरे पास तो रहने के लिए जगह नहीं है, तो मुझे ना किराए पे जगह लेनी पड़ेगी। कंपनी आपको कहती है ठीक है, आप फलाने फलाने एरिया में जो कंपनी से काफी पास में ही है उसमें एक घर ले लो और रहना शुरू कर दो, 2 BHK है, वहां पर बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो ले लो और वहां पर रहना शुरू कर दो। तो आप कंपनी से बोलते हो अरे भाई उसका किराया कौन भरेगा? कंपनी कहेगी हाँ हाँ, कंपनी की पॉलिसी है भाई, हम आपको कुछ फिक्स्ड अमाउंट देंगे किराया भरने के लिए। तो आपने पूछा बताओ भाई कंपनी कौन सा, कितने अमाउंट का वो फिक्स्ड किराया होगा जो तुम लोग मुझे दोगे, जो तुम लोग मुझे अवेलेबल कराओगे, वो कितना फिक्स्ड अमाउंट का किराया होगा, क्या किराया भाड़ा तुम मुझको दोगे? तो आप लोग बोलोगे कि भाई कंपनी बोलेगी कि हम तुमको 20,000 रुपए महीने का किराया देंगे। तो आप कहोगे अरे मैंने जो फ्लैट चूज किया है ना वो तो थोड़ा सा महंगा है, वो तो 30,000 पर मंथ का उसमें रेंट है, वो 20,000 का नहीं है, क्योंकि वो 3 BHK है, 3 BHK होने की वजह से वो 30,000 का है। तो आप मुझे 30,000 अलाउंस दो,
कंपनी कहेगी नहीं नहीं नहीं, अलाउंस तो कंपनी पॉलिसी के हिसाब से दिया जाता है, और कंपनी पॉलिसी के हिसाब से देने की वजह से अलाउंस फिक्स्ड होता है हर पर्सन के लिए, अलाउंस कभी चेंज नहीं होता फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आपके लेवल के जितने लोग हैं कंपनी में उन सबको 20,000 रुपए का ही अलाउंस मिलता है। अब जो ऊपर के 10,000 रुपए है ना, वो आप अपनी जेब से खर्चा करो, हम उसका एक भी रुपया आपको नहीं देंगे। कंपनी ने अपना डिक्लेरेशन देख के छोड़ दिया, कंपनी ने कहा देख लो, तुम्हें चाहिए ले लो, नहीं चाहिए मत लो, लेकिन हम 20,000 रुपए से ज्यादा तुमको अलाउंस नहीं दे सकते। हमारे अलाउंस देने की लिमिट है 20,000 रुपए। अब अगर तुम 30,000 रुपए का कमरा खरीदते हो, तुम्हारी इच्छा है तुम 30,000 रुपए का कमरा खरीदो या फिर कम का कमरा खरीदो, 15,000 रुपए का भी तुम कमरा खरीद सकते, रेंट पे ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें जैसा भी कमरा रेंट पे लेना है वैसा कमरा रेंट पे ले लो, हम तो तुमको फिक्स्ड 20,000 रुपए ही देंगे एज अलाउंस। अब सवाल ये उठता है कि सर इस अलाउंस को, क्योंकि ये पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आता है, तो इसे स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। कौन से दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है? एग्जेम्पशन वाला पार्ट स्प्लिट करना है जो एग्जेम्प्ट होगा, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, और नॉन टैक्सेबल मतलब टैक्सेबल वाला पार्ट स्प्लिट करना है। तो टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों पार्ट में स्प्लिट करना है भाई इस 20,000 रुपए को। हाँ, ये वही कैटेगरी है जहां एक्सपेंडिचर इज इररेलेवेंट, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ ना, जो एम्प्लॉय ने एक्चुअली खर्चा किया, बताना है हमारा एम्प्लॉय एक्चुअली खर्चा करता कर रहा है 30,000 रुपए, 20,000 रुपए से भी 10,000 ज्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, तुम 30,000 रुपए खर्चा करो, तुम 40,000 रुपए खर्चा करो, हम तुम्हें एग्जेम्प्ट उसी लिमिट पर ये एचआरए करवाएंगे जिस लिमिट पे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इररेलेवेंट इन सच काइंड्स ऑफ अलाउंसेस। तो दिस इज नोन एज हाउस रेंट अलाउंस। आओ सबसे पहले पढ़ते हैं इस अलाउंस का बेसिक उद्देश्य क्या है, ये अलाउंस किस लिए दिया जाता है। An allowance to meet the expenses in connection with the rent of the house. हाउस के रेंट के खर्चे को मीट करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है उसे बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। If the employee stays in his own house or stays in a house where he is not paying any rent, the exemption will not be granted. तो भाई अगर कोई एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है, उसका अपना मकान है, तो फिर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जो अभी हम एग्जेम्पशन की बात करने वाले हैं ना, कि स्प्लिटिंग करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक को नॉन टैक्सेबल रखेंगे, एक को टैक्सेबल रखेंगे। अगर कंपनी को यह पता लग गया, अगर भारत सरकार को यह पता लग गया, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता लग गया कि तुम्हारा अपना घर है जहां पर तुम रह रहे हो और तुम एक भी रुपए का रेंट नहीं पे कर रहे, तो हम इस हाउस रेंट अलाउंस को फुल्ली टैक्सेबल मानेंगे तुम्हारे हाथों में। हम एक भी रुपए का एग्जेम्पशन या टैक्स में छूट तुमको नहीं देंगे। तो ये छूट, जो टैक्स में छूट मिलेगी, जो स्प्लिटिंग होगी 20,000 रुपए की दो पार्ट्स में, वो तभी होगी जब तुम एक्चुअली रेंट पे रह रहे हो। किन सिचुएशन में नहीं होगी? The exemption will not be granted if in case you are staying in your own house or you are staying in a house where you are not paying any rent. तुम ऐसे घर में रह रहे हो जहां पर तुम रेंट नहीं पे कर रहे, जैसे तुम अपने फादर के घर में रह रहे हो या अपने किसी रिलेटिव के घर में रह रहे हो। ऑब्वियसली जब हम अपने फादर के घर में रहते हैं, जब हम अपनी मदर के घर में रहते हैं, तो थोड़ी वहां पर रेंट पे करते हैं। तो अगर तुम्हारा अपना घर है या फिर तुम रेंट पे नहीं कर रहे, तो कोई स्प्लिटिंग की भाई जरूरत नहीं है। ये एचआरए कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन हमको ये बोल दे कि द पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर द अलाउंस इज स्टेइंग इन हिज ओन हाउस, स्टिल ही इज गिवन अलाउंस बाय द कंपनी, तो भाई आप कह दोगे फुल्ली टैक्सेबल। सर ऐसा कैसे कि अगर एक बंदा अपने घर में रह रहा है तो कंपनी उसको अलाउंस फिर भी दे रही है? भाई कंपनी का तो ये सैलरी का स्ट्रक्चर होता है, कंपनी हर किसी को देती है। कंपनी अपने हर एम्प्लॉय को जो उस लेवल पे है, जो उस डिपार्टमेंट के है, उसको अलाउंस देगी ही देगी। अब कंपनी के पास इतना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि वो हर एक बंदे को जाके देखे क्या तुम घर में रह रहे हो अपने या तुम रेंट नहीं दे रहे। इतना एडमिनिस्ट्रेटिवली कंपनी के पास बिल्कुल भी मैन पावर नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को इंश्योर करे। तो कंपनी तो जब सैलरी का स्ट्रक्चर बनाती है तो उसके अंदर सबको कॉन्स्टेंटली एचआरए दे देती है, सबको कहती है कि सबको 20-20 हज़ार रुपए एचआरए की तरह मिलेगा। और भाई जो कॉस्ट टू कंपनी होता है ना, सीटीसी जब आपको बोला जाता है, तो सीटीसी में ये सारे एलिमेंट्स ऐड करे जाते हैं और तब आपको बताया जाता है कि आपका पैकेज कितना है। तो नेचुरली उसके अंदर कोई भी अलाउंस, कोई भी परक्विजिट जो कंपनी दे रही है, सब कुछ ऐड किया जाता है। दैट इज हाउ सीटीसी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी इज कंप्यूटेड। तो चलो अब देखते हैं कि हम अपना एचआरए एग्जेम्प्ट वाला कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट।
तो भाई आपको नीचे लिमिट्स दी हुई हैं और नीचे तीनों चीज़ों में से जो मिनिमम होगा वो एग्जेम्प्ट होगा आपके सिचुएशन में। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड 50% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। सो आपको एग्जेम्पशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो अगर आपको 20,000 रुपए महीने का रेंट मिलता है तो इस फॉर्मूले को यूज करके आप अपना एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन निकाल सकते हो और जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो नेचुरली टैक्सेबल हो जाएगा। तो सपोज इस फॉर्मूले को यूज करके 20,000 में से 8,000 आ गया एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन, तो आप क्या कहोगे 12,000 टैक्सेबल सैलरी में ऐड हो जाएगा, 8,000 को मैं एग्जेम्प्ट डिक्लेयर कर दूंगा, मतलब उस पर मैं कुछ भी टैक्स नहीं पे करूंगा। तो आपको एग्जेम्प्ट करने का फॉर्मूला दिया हुआ है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट के आगे देखना फुटनोट लिखा हुआ है, उसमें हम एग्जेम्प्ट की कुछ कंडीशन पढ़ेंगे। नो एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इफ एम्प्लॉय लिव्स इन हिज ओन हाउस और इन अ हाउस विच ही डज नॉट पे द रेंट। दोबारा वही वाला पॉइंट लिखा हुआ है भाई कि अगर आप अपने खुद के हाउस में रहते हो या आप एक ऐसे हाउस में रहते हो जिसमें आप कोई रेंट नहीं पे करते तो आपको कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, मतलब आपका एग्जेम्पशन हो जाएगा जीरो। अगर आपका एग्जेम्पशन हो गया जीरो तो आपको जितना भी एचआरए मिल रहा है पूरा का पूरा हो जाएगा टैक्सेबल, मतलब पूरे 20,000 रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएंगे टैक्स निकालने के लिए। सो फॉलोइंग मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। नीचे तीन में से जो मिनिमम चीज है उसको आप एग्जेम्प्ट करोगे। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, हमारे केस में भाई एक्चुअल एचआरए जो रिसीव था वो था 20,000 रुपए महीना। तो आप सबसे पहले देखोगे एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड कितना है। दूसरा 50% ऑफ सैलरी, आपको जो सैलरी मिल रही है, क्योंकि देखो सैलरी के ओवर एंड अबव ही तो अलाउंस होता है, तो आपको जो सैलरी मिल रही है उसके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए एचआरए, अगर है तो टैक्सेबल हो जाएगा। तो 50% ऑफ सैलरी। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, क्योंकि मेट्रो सिटी महंगी होती हैं, वहां पर हाउस का रेंट ज्यादा महंगा होता है, इसलिए 50% व्हेन योर हाउस इज सिचुएटेड इन मेट्रो सिटी, 40% ऑफ सैलरी व्हेन योर हाउस इज सिचुएटेड इन एनी अदर प्लेस। तो 40% अगर आपका जो हाउस है वो किसी और प्लेस पे सिचुएटेड है, 50% अगर आपका जो हाउस है वो मेट्रो सिटी में सिचुएटेड है, 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी, दोनों में से जो भी है वो यहां पर लिख लो। और तीसरी चीज जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का 10% निकालो और उसके ओवर एंड अबव जितना रेंट पे किया है वो निकाल लो। अरिथमेटिकली मैथमेटिकली क्या होगा, रेंट पेड जो आप एक्चुअली रेंट पे कर रहे हो, जो हमारे केस में था 30,000 एम्प्लॉय रेंट पे कर रहा था, तो जो आप एक्चुअली रेंट पे कर रहे हो माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो इसका जो डिफरेंशियल निकल के आएगा वो आपकी थर्ड लिमिट को बता देगा। तो भाई इस तरह आप 3 लिमिट निकालोगे, इन तीनों लिमिट से जो भी मिनिमम वाली लिमिट होगी वो आपके हाथ में हाउस रेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा और बाकी हाउस रेंट अलाउंस आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर यहां जो सैलरी लिखा है ना, सैलरी, इसके ऊपर भी स्टार मार्क किया हुआ है और कुछ डेफिनेशन है। सैलरी कैसे कंप्यूट करनी है, कौन कौन से एलिमेंट सैलरी में लेने हैं, वो भी स्पेसिफिकली लॉ ने बताया हुआ है, नहीं तो आप उसी में घपला करना शुरू कर दोगे। आप सैलरी के अंदर ऊट पटांग सारे एलिमेंट ले लोगे, तो लॉ ने बोला सैलरी भी मैं डिफाइन करूंगा जिस तरह सैलरी आपको कंप्यूट करनी है। सैलरी हियर मींस बेसिक प्लस डीए इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। तो बेसिक आपको लेना है, डियरनेस अलाउंस लेना है। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसको रिक्यूपरेट करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए हम लोग ये डियरनेस अलाउंस लेते हैं। तो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, इफ इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अगर वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनता है तो ही डियरनेस अलाउंस को लिया जाता है। तो भाई देखो लोग होते हैं बहुत ज्यादा चतुर, लोग चतुर इसलिए होते हैं क्योंकि जब बात आती है डियरनेस अलाउंस की तो मोस्टली कंपनीज में डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाता आज की डेट में। जी हां, मोस्टली कंपनीज में डियरनेस अलाउंस नहीं दिया जाता, लेकिन क्योंकि कंपनी को पता है कि एम्प्लॉय का बेनिफिट होगा अगर डियरनेस अलाउंस दिया जाए। क्या बेनिफिट होगा एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय का यह बेनिफिट होगा एचआरए की एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी। सर ऐसा कैसे होगा, एचआरए की एग्जेम्पशन लिमिट कैसे बढ़ जाएगी? अरे आओ देखते हैं कैसे बढ़ जाएगी। 50% ऑफ सैलरी लिखा है, 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ 5 लाख, सपोज आपकी सैलरी है 5 लाख, आपको पता है झूठ मूठ भाई भले सही,
झूठ मूठ में ही डियरनेस अलाउंस करके एक एलिमेंट बढ़ा दो 1 लाख रुपए का, तो जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो कितने से बढ़ जाएगी? 50% ऑफ 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए से एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ जाएगी। तो अभी एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? अभी है 2.5 लाख, 50% ऑफ 5 लाख। अगर मैं इस 5 लाख को बढ़ा के 6 लाख कर दूं तो एग्जेम्पशन लिमिट भी बढ़ जाएगी टू 3 लाख। तो 50,000 रुपए एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाने के लिए लोग क्या करते हैं? झूठ मूठ डियरनेस अलाउंस का कंपोनेंट दे देते हैं सिर्फ एचआरए की कंप्यूटेशन करने के लिए। लेकिन लॉ कहता है कि अगर आप रिटायरमेंट के वक्त उस आदमी को डियरनेस अलाउंस देने वाले हो, क्योंकि देखो रिटायरमेंट के वक्त ग्रेचुइटी कंप्यूट करी जाती है, मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेचुइटी क्या होता है। तो ग्रेचुइटी भी अगेन सैलरी और डीए के बेसिस पे कंप्यूट करी जाती है। अब ग्रेचुइटी कंप्यूट करते हुए अगर आप डियरनेस अलाउंस को ले रहे हो तो यहां पर भी ले लेना। अगर आपको नहीं सर वहां नहीं लेना, वहां क्योंकि कंपनी का लॉस होता है, अगर हम डियरनेस अलाउंस को बढ़ाएं तो ग्रेचुइटी का अमाउंट ज्यादा आ जाएगा तो कंपनी का लॉस होगा, कंपनी को ज्यादा ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी, तो वहां कंपनी का लॉस होता है डियरनेस अलाउंस की वजह से। यहां एम्प्लॉय का फायदा होता है डियरनेस अलाउंस की वजह से। यहां पर आके कंपनी फंस जाती है, वो यहां तो लेना चाहती है डियरनेस अलाउंस, वहां नहीं लेना चाहती डियरनेस अलाउंस। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट कहता है अगर आप डियरनेस अलाउंस लो तो दोनों जगह लो, अगर आप डियरनेस अलाउंस नहीं लो तो दोनों जगह ही मत लो। तो डियरनेस अलाउंस को सैलरी में तभी ऐड करा जाएगा जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा। मतलब आप रियल में डियरनेस अलाउंस अपने एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट के वक्त दोगे तब तो हम यहां पर पार्ट बनाएंगे और आपके एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ा देंगे, अदरवाइज हम आपको नहीं परमिशन देंगे डियरनेस अलाउंस को ऐड करने की। प्लस कमीशन एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑन टर्नओवर। इसके अलावा अगर आपने कोई भी टर्नओवर मतलब कंपनी की जो सेल्स है उस पर आपने कमीशन की तरह परसेंटेज अपने एम्प्लॉय को देने का वादा कर दिया है तो भाई वो भी आपकी इस लिमिट में सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो ये 3 चीजें यहां पर ऐड होंगी। सर इसके अलावा और भी बहुत सारी तरह की चीजें होती हैं, कुछ और अलाउंसेस होते हैं। नहीं भाई नहीं, और कोई अलाउंस नहीं इसमें ऐड होगा, कुछ भी और कूड़ा कबाड़ा इसमें नहीं ऐड होगा। बहुत प्रिसाइज सेक्शन है, प्रिसाइजली बोलता है सैलरी क्या क्या ऐड होगा। सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस एनी कमीशन रिसीव्ड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, यही 3 चीजें ऐड होती हैं सैलरी की डेफिनेशन को कंप्यूट करते हुए फॉर दिस पर्टिकुलर एचआरए। सर जब तक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होगा ना, ये ऐसे थ्योरी ऐसे रीड करके ना नहीं समझ में आएगा, गोले गोले बना के नहीं समझ में आएगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराओ तो समझ में आए कि कॉन्सेप्ट क्या है और अच्छी तरह दिमाग में बैठे भी। ठीक है भाई, एब्सोल्युटली तुम्हारा बिल्कुल सही बात है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता तब तक दिमाग में नहीं बैठता कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है सर, आओ स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 2, आर हु रिसाइड्स एट दिल्ली। तो आर है दिल्ली में रिसाइड करता है। सर क्या रेलेवेंस दिल्ली में रिसाइड करने का? अरे मेट्रो सिटी है, एचआरए की एग्जेम्पशन लिमिट 40% से 50% हो जाएगी, ये बेनिफिट है। हाँ सर सही बात। R who resides at Delhi gets 6 lakh as basic salary. He receives 1,70,000 as house rent allowance. तो 6 लाख साल की तो एनुअल सैलरी है, 1,70,000 हाउस रेंट अलाउंस मिलता है साल का इस बंदे को आर को। रेंट पेड बाय हिम, रेंट कितना पे करा है भाई ने? रेंट पे करा है 1,80,000। फाइंड आउट द अमाउंट टैक्सेबल एज एचआरए फॉर द ईयर। तो भाई बताना टोटल एचआरए कितना है? सर टोटल एचआरए है 1,70,000 पूरे साल का। पता है महीने का कितना मिल रहा है? महीने का मिल रहा है 14,167 कर लो राउंड ऑफ करने के लिए। तो महीने का लगभग 14,000 रुपए हम इसको अलाउंस दे रहे हैं कि जा अपना घर खरीद ले। अब सवाल ये उठता है इस 14,000 में से कितना पोर्शन एग्जेम्प्ट है, कितना पोर्शन टैक्सेबल है? जो पोर्शन टैक्सेबल होगा वही 6 लाख रुपए में ऐड होके उससे हम टैक्सेबल सैलरी निकाल के लाएंगे। जो पोर्शन एग्जेम्प्ट होगा उसको हम 6 लाख रुपए में ऐड नहीं करेंगे। ये लॉजिक है हमारा, जिसलिए हम निकालने जा रहे हैं फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल एचआरए। तो इस 1,70,000 रुपए में से कितना पोर्शन टैक्सेबल है हमको ये निकाल के लाना है। और वो कैसे निकलेगा? टोटल जो एचआरए मिला है उसमें से मैं एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन माइनस कर दूंगा तो मेरा टैक्सेबल वाला पोर्शन रिमेनिंग रह जाएगा, रिमेनिंग निकल के आ जाएगा। आओ स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो आओ चलो देखते हैं कैसे हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। भाई सिंपल सी इलस्ट्रेशन है, एग्जाम में इतनी सिंपल इलस्ट्रेशन जनरली नहीं आती, तो ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेसिक प्रिलिमिनरी हम करेंगे ये वाला इलस्ट्रेशन। सो कंप्यूटेशन ऑफ
taxable HRA of R. So taxable HRA is equal to total HRA received minus HRA exempt under section 10(13)(a). टोटल HRA रिसीव्ड कितना है? टोटल हाउस रेंट अलाउंस जो हमें मिला है वो कितना है भाई? मुझे ज़रा चेक करके बता दो सर। टोटल हाउस रेंट अलाउंस जो हमें मिला है वो मिला है 1,70,000 का। बस भाई, इसमें से जो एग्जेम्प्ट पोर्शन है अगर वो तुम्हें मुझे बता दोगे तो टैक्सेबल पोर्शन आ जाएगा और हमारा जवाब मिल जाएगा हमको। तो आओ वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। यहां पर 2 लाइंस छोड़ देना कंक्लूजन लिखने के लिए। कंप्यूटेशन ऑफ HRA एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। टैक्स से जो एग्जेम्प्ट HRA है वो हमें यहां पर कंप्यूट करके दिखाना है। So minimum of the following will be exempt। तो भाई नीचे हम 3 चीजें लिखेंगे, उन तीनों में से मिनिमम एग्जेम्प्ट होगी। 3 चीजें हमें कंप्यूट करके लानी है, उसमें से जो भी तीनों में से मिनिमम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है सर। नंबर 1 HRA रिसीव्ड, which is equal to 1,70,000। नंबर 2, अब 50% ऑफ द सैलरी या फिर 40% ऑफ द सैलरी, दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। या तो 50% लो या 40% लो, आप दोनों में से जो भी लोगे वो हम उसको हम मान्यता देंगे। ठीक है सर। सर क्योंकि दिल्ली में है इसलिए हम 50% लेंगे, 50% ऑफ सैलरी। तो भाई बताना जरा टोटल सैलरी कितनी है? सर अभी इस क्वेश्चन में इजी सी चीज दी हुई है, एक की जगह सैलरी दी हुई है 6 लाख रुपए बेसिक सैलरी बस। सर अगर क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस का भी इंफॉर्मेशन दिया होता, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ कमीशन का भी इंफॉर्मेशन दिया होता, सर हम उन दोनों चीजों को भी ऐड कर लेते, लेकिन अभी क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो मैं सिंपली 3 लाख रुपए यहां पर ले लूंगा, विच इज 50% ऑफ 6 लाख रुपीज। और भाई तीसरी चीज क्या होगी? तीसरी चीज होगी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट आपने जो पे किया है वो कितना पे किया है? 1,80,000 माइनस 10% ऑफ 6 lakhs। ठीक है, 1,80,000 आपने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ 6 lakhs, ये आपका आ गया 1,20,000। देखो जरा बात समझ में आ रही है क्या? सिंपल सी कंप्यूटेशन करिए, बिल्कुल सिंपल सी कंप्यूटेशन। देखो जरा तुम्हारे समझ में आती है या नहीं आती। सो HRA रिसीव्ड पहली आपको चीज देखनी है। दूसरी 50% ऑफ सैलरी। इस क्वेश्चन में सैलरी बहुत सिंपल सा दिया हुआ है तो मैंने डायरेक्टली कर लिया 50% ऑफ 6 लाख। अदरवाइज हम इस सैलरी को कंप्यूट करने के लिए भी अलग से वर्किंग नोट बनाते हैं जो हम आगे के क्वेश्चंस में बनाएंगे भी। भाई इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने नहीं बनाया। ठीक है सर। सो 50% ऑफ सैलरी तो 3 लाख जो कि है 6 लाख का 50%। देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो आपने एक्चुअली रेंट पे किया 1,80,000 आपने एक्चुअल रेंट पे किया, माइनस आपने कर दिया 10% ऑफ 6 lakhs। तो आपने इस फॉर्मूले को लगा के 1,20,000 अपना निकाल के आप ले आए। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
अब बता दो जरा, इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है, कौन सा सबसे कम है इन तीनों में से? सर जो लोएस्ट है तीनों में से वो है 1,20,000। बिल्कुल सही भाई। सो लोएस्ट इज इक्वल टू ₹1,20,000। तो बस यहां पर जो हमारा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, हेंस एग्जेम्प्ट, तो यहां जो हमारा अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा वो होगा 1,20,000 और आप इसको वर्किंग नोट नंबर 1 से डिनोट कर दोगे। ठीक है सर। सो 1,70,000 में से 1,20,000 रुपए आपका एग्जेम्प्ट हो गया है और जो बैलेंस अमाउंट होगा 50,000 वो भाई टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो जैसा कि आप देख रहे हो भाई, एक्चुअल जो रेंट आपने पे किया है वो 1,80,000 है, लेकिन हम ये वाला वो वाला अलाउंस नहीं है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे निर्भर करता हो। एक्चुअल एक्सपेंडिचर चाहे जो भी है, हमें तो एग्जेम्पशन की लिमिट निकालनी पड़ेगी जो हमारे सेक्शन में और रूल में दी हुई है। उस एग्जेम्पशन की लिमिट के हिसाब से हमारा अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा। देखो, अगर ये उस वाली कैटेगरी का अलाउंस होता जहां कहते हैं जितना एक्सपेंडिचर हुआ उतना एग्जेम्प्ट कर दो, तो भाई ये पूरा का पूरा 1,70,000 एग्जेम्प्ट हो जाता, पूरा का पूरा नॉन टैक्सेबल हो जाता। क्यों? क्योंकि आपने खर्चा तो 1,70,000 से भी ज्यादा का कर दिया, 1,80,000 का कर दिया। सो अगर ये उस कैटेगरी का अलाउंस होता तो हम कहते एवरीथिंग इज एग्जेम्प्ट, दिस एंटायर एचआरए इज एग्जेम्प्ट। लेकिन क्योंकि ये अलाउंस उस कैटेगरी का नहीं है, जरा अगर ये इस उस मेरा समझ में नहीं आ रहा तो जरा रजिस्टर का पेज आप पलट के देख लो। मैंने एक डायग्राम बनवाया था, चार्ट बनवाया था, वो चार्ट में आपको कौन सा अमाउंट टैक्सेबल होगा, कौन सा एग्जेम्प्ट होगा, वहां पर क्लियरली गिवन है, तो वहां से आप ये चीज निकाल सकते हो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। So 50,000 is the amount which is taxable as HRA in the hands of Mr. R। तो 50,000 आपका टैक्सेबल होगा। और भाई एक नोट जरूर लिख देना, यहां पर एक नोट लिखा जाएगा जहां पर आपने 50% ऑफ द सैलरी की बात करी है, एक यहां पर नोट लिखा जाएगा। क्या नोट लिखा जाएगा सर? सर लिखा जाएगा कि आपका जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ है भाई? दिल्ली में है। ठीक है सर। गुड़गांव में तो प्लेस ऑफ वर्क है, जहां वर्क कर रहे हो वो गुड़गांव में है। तो अब देखना, क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने का भरसर प्रयास किया है। क्या प्रयास किया है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने ये कहा है कि रहते तो आप दिल्ली में हो लेकिन आप वर्क गुड़गांव में करते हो। तो भाई गुड़गांव जो है ना वो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में आता है, लेकिन होती अलग स्टेट है, हरियाणा में आता है गुड़गांव। हरियाणा तो मेट्रो सिटी नहीं है, मेट्रो सिटी तो दिल्ली है। तो क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? क्योंकि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये जो एरिया ऑफ वर्क है वो गुड़गांव में है, लेकिन घर कहां पे है? जहां घर होता है वहां का माना जाता है। तो घर है दिल्ली में, इसलिए जो लिमिट आएगी वो मेट्रो सिटी वाली आएगी। जरा यहां स्टार लगा के एक नोट लिखो, मैं तुम्हें डिक्टेट करा रहा हूं वो वाला नोट। ठीक है सर, डिक्टेट करा दो। द रेंटेड हाउस, स्टार लगा के लिखना है यहां 50% ऑफ सैलरी के नीचे। द रेंटेड हाउस इज सिचुएटेड इन दिल्ली which is a metro city, full stop. The place of employment, bracket open, Gurgaon in the current situation, comma, situated in Haryana state. Gurgaon in the current situation, comma, situated in Haryana state, bracket close, is irrelevant,
ठीक है सर, नोट समझ में आया। आओ अब यहां पर जरा कंक्लूजन लिख देना, यहां पर जरा कंक्लूजन लिख देना अपने जहां पर आपने कंप्यूटेशन करी है उसके बिल्कुल बाद यहां पर 2 लाइनें मैंने छुड़वाई थी, यहां पर कंक्लूजन लिखना। हेंस द टैक्सेबल HRA, the taxable HRA in case of Mr. R, the taxable HRA in the case of Mr. R is computed as rupees. The taxable HRA in case of Mr. R is computed as rupees 50,000. Is computed as rupees 50,000. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3. X, a resident of Ajmer, receives rupees 48,000 as basic salary during the year. In addition, he gets 4,800 as dearness allowance, forming part of the basic salary. 7% commission on sales made by him. Sales made by him by X during the relevant previous year is 86,000 and rupees 6,000 as HRA. He, however, pays rupees 5,800 as the house rent. Determine the quantum of exempted house rent allowance. आपको house rent allowance का quantum बताना है, how much will be exempted. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. तो चलो कंप्यूट करते हैं हाउस रेंट अलाउंस, क्वांटम ऑफ एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट. इस बार टैक्सेबल नहीं निकालना भाई, एग्जेम्प्टेड हाउस रेंट अलाउंस निकालना है. ठीक है सर. सो इलस्ट्रेशन नंबर 3. computation of exempted HRA of Mr. X. अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये, ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ अजमेर, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जो उसने हाउस लिया होगा वो भी भाई अजमेर में ही लिया होगा. ठीक है सर, बिल्कुल सर, दिस इज़ द मोस्ट रीजनेबल एजम्पशन जो हमको लेनी चाहिए. ओके, तो ज़रा हेडिंग लिखना और मिनिमम कंप्यूट करने की खुद कोशिश करना. एक बार यहाँ पर वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हो, पॉज करके ज़रा आप मिनिमम को कंप्यूट करने की कोशिश करो. तीनों में से मिनिमम जो होगा वही एग्जेम्प्टेड निकल के आ जाएगा. हमें माइनस करने की इस वाले क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है सर. मैं आपको टाइम पास करने के लिए नहीं दे रहा, क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ. प्लीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद. कर लेंगे सर, आप टेंशन मत लीजिए. ओके, सो कौन सा एग्जेम्प्ट होगा? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग. मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी exempt under section 1013A. Number 1, HRA received. बताना ज़रा HRA कितना रिसीव हुआ है सर? $6,000. Next, 40% of the salary. अब भाई यहाँ पर जो सैलरी है वो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड.
सो उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में हम सैलरी की कंप्यूटेशन देखेंगे। 40% तो यही निकाल लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी हमने ऊपर निकाली हुई होगी, तो बस उसका हम 10% कर देंगे। अच्छा, रेंट पेड तो लिख ही लो भाई। सर जो हमने रेंट पे किया है ना 5800, यहां पर 2 लाइनें छोड़ देना भाई कंक्लूजन के लिए, और यहां पर बनाना वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर कैलकुलेटिंग exempt HRA, computation of salary for calculating exempt HRA। तो यहाँ पर भाई हम सैलरी के सारे कंपोनेंट्स लिखेंगे और उसके अमाउंट लिखेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट है बेसिक सैलरी, $48,000। एड डियरनेस अलाउंस, हाँ सर। अच्छा, अब एक बात सर, क्वेश्चन ने हमको ये नहीं बताया कि ये डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। मैं भाई ब्रैकेट में लिख दूंगा, अज्यूमिंग इट फॉर्म्स part of retirement benefits, assuming it forms part of retirement benefits। मैंने assume कर लिया कि ये retirement benefits का part बनेगा। ठीक है सर, और बोलो भाई और क्या चीज़ ऐड होती है। सर एक वो ना परसेंटेज ऑफ टर्नओवर का जो कमीशन होता है ना, वो भी ऐड किया जाता है। हाँ भाई हाँ, वो भी ऐड किया जाता है, करो ऐड। कमीशन कितना है कमीशन? इट्स 7% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 86,000। भाई सेल्स और टर्नओवर दोनों का मतलब ना बिल्कुल सेम होता है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर टर्नओवर का मतलब अलग और सेल्स का मतलब अलग। नहीं, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम। टर्नओवर इज इक्वल टू सेल्स। This comes out to 6020। तो ये आ गई भाई सैलरी फॉर पर्पस ऑफ HRA। HRA के पर्पस के लिए सैलरी की कंप्यूटेशन हमने कर ली, प्लस 58820 58820। ठीक है सर। सो भाई आओ 40% ऑफ सैलरी को कंप्यूट कर लेते हैं, और उससे पहले यहाँ पर एक नोट भी लिख देते हैं। यहाँ पर स्टार लगा के, या 40% पे स्टार लगा दो। 40% क्योंकि परसेंटेज है जो हम देखने जा रहे हैं, 40% पे स्टार लगा दो और यहाँ पर नोटिंग कर दो दैट the house is situated in Ajmer, which is not a metro city। ये मेट्रो सिटी नहीं है भाई। अगर ये मेट्रो सिटी नहीं है तो जो परसेंटेज लगेगा वो लगेगा 40% ऑफ सैलरी। आओ देखते हैं सैलरी कितनी है। 58820 मल्टीप्लाइड बाय 40%, ₹23,528। ₹23,528। फिर लास्ट रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी होगा भाई 10% ऑफ 58820।
58,820 का 10% होगा 5882, जो कि 5800 से ज़्यादा है। तो भाई यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट नहीं हो सकता। एग्जेम्पशन कैलकुलेट करते हुए कभी भी नेगेटिव अमाउंट नहीं हो सकता, इसीलिए थर्ड लिमिट का जो अमाउंट निकल के आया है वो निकल के आया है नील। तो बताना सबसे कम अमाउंट कौन सा है तीनों अमाउंट्स में से? सर सबसे कम अमाउंट तीनों अमाउंट में से है नील। सो जीरो भी एक अमाउंट है भाई, और तीनों लिमिट में से जो सबसे कम हमने अमाउंट निकाला है वो निकाला है थर्ड लिमिट का, जो कि 5800 माइनस 5882 करके निकल के आया है, जिसको हम कह रहे हैं कि नील की वैल्यू ज़ीरो होती है। इस वजह से हमारा जो मिनिमम अमाउंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा नील। तो बताना ज़रा लोएस्ट क्या है? नील, हेंस एग्जेम्पशन इज इक्वल टू नील। तो एग्जेम्पशन भी कितनी होगी भाई? ज़ीरो। एग्जेम्पशन भी ज़ीरो है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। पूरा का पूरा जो HRA है 6000 एज इट इज टैक्सेबल होगा हमारे सैलरी के साथ। कंक्लूजन लिखना जरा। हेंस द एग्जेम्प्टेड HRA, hence the exempted HRA is computed as rupees nil. The exempted HRA is computed as rupees nil for Mr. X. For Mr. X. ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो मिस्टर एक्स के लिए जो एग्जेम्प्टेड HRA है ना वो भाई है नील, वो कुछ भी पे नहीं करेंगे अपनी, वो कुछ भी, वो सारा का सारा HRA टैक्सेबल पे करेंगे, पूरा का पूरा टैक्स होगा हमारा, पूरा का पूरा HRA, कुछ भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, कुछ भी नॉन टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है सर, बात समझ में आई। आओ अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और थोड़े से और ट्रिकी और मजेदार क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, कंप्यूट द टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस ऑफ मिस्टर अभिजीत फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो आपको नीचे डेटा दिया हुआ है, उसमें से आपको हाउस रेंट अलाउंस निकालना है जो कि टैक्सेबल है। मतलब आपको एग्जेम्प्ट अलग से निकालना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एग्जेम्प्ट वाला पोर्शन, और टैक्सेबल वाला निकाल के लाना पड़ेगा। ठीक है सर, जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया था बिल्कुल उसी तरह होगा। ठीक है सर। बेसिक सैलरी ₹5000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस ₹2000 पर मंथ, HRA ₹4000 पर मंथ, रेंट पेड ₹4000 पर मंथ इन पुणे। तो नॉन मेट्रो सिटी है, पुणे इज अ नॉन मेट्रो सिटी, तो 40% वाली लिमिट लगेगी, ये हमें याद रखना है। ठीक है सर। On 1st July 2020 there is an increment in basic salary by ₹1000। तो 1st जुलाई 2020 को बेसिक सैलरी इंक्रीज हो जाती है 1000 रुपए से। On 1st October 2020 employee hired a new flat in Kolkata at the same rent as he was posted to on कोलकाता। तो एम्प्लॉय ने एक नया फ्लैट ले लिया भाई 1 अक्टूबर 2020 को, और वो कोलकाता मूव हो गया। कोलकाता इज अ मेट्रो सिटी, पुणे इज अ नॉन मेट्रो सिटी। ठीक है सर। ऑन 1st जनवरी 2021 जब साल खत्म होने आया तब उसने एक और हरकत करी, एम्प्लॉय परचेज्ड हिज ओन फ्लैट एंड रिसाइड्स देयर। तो एम्प्लॉय अपने फ्लैट में रहने लगा 1 जनवरी 2021 में। अरे सर, पूरे साल में क्या क्या किया है इस एम्प्लॉय ने? सर इस एम्प्लॉय को ना बिल्कुल भी चैन नहीं है, बिल्कुल चैन नहीं है सर, पता नहीं क्या क्या किया है इसने पूरे 2021 में। ठीक है भाई, अगर क्वेश्चन ने हमें अलग अलग पीरियड का अलग अलग डेटा दिया है तो देखो जो एक पूरा साल होता है ना उसमें भी हो सकता है कुछ कुछ महीनों का अलग अलग हमें डेटा मिले। तो अगर हमें कुछ कुछ महीनों का अलग अलग डेटा मिलता है तो हम हर एक महीने का या हर एक पीरियड का अलग अलग एग्जेम्पशन निकाल के लाते हैं, अलग अलग हम उसमें टैक्सेबल अमाउंट और एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकाल के लाते हैं। तो बस अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सारे के सारे जो पार्ट्स हो गए हैं, पूरे ईयर के जो डिफरेंट पार्ट्स हो गए हैं
उन सब पार्ट्स में तुम्हें अलग अलग HRA का कंप्यूटेशन करना है। तो बस एक क्वेश्चन में ना ऐसा समझ लो, जब भी ये क्वेश्चन बाइफिकेटेड आता है ऐसा समझ लो एक क्वेश्चन में 3 अलग अलग क्वेश्चन जमा है। तो आपको पीरियड वाइज तीनों ही पीरियड के HRA एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल निकालने होते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन में। ऐसा समझ लो 3 क्वेश्चन आप कर रहे हो, एक क्वेश्चन नहीं कर रहे। सर तो मार्क्स भी तो 3 के हिसाब से मिलने चाहिए ना? हाँ भैया, मार्क्स भी तुम्हें 3 के हिसाब से मिलेंगे। अगर ऐसा लंबा वाला क्वेश्चन आया ना तो उसके मार्क्स भी भाई 6 मार्क्स का आएगा, छोटा मोटा नहीं होगा वो, 3-4 मार्क्स का नहीं होगा, 6 मार्क्स का बेयर मिनिमम होगा। हाँ सर फिर ठीक है, अगर आप मेहनत का हमें फल देते रहो ना तो सर हम खुश हैं। भाई प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पर सर हमें मेहनत का ना फल नहीं मिलता। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA ऑफ मिस्टर अभिजीत फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21 असेसमेंट ईयर 21-22। तो अभिजीत जी का हमें टैक्सेबल HRA निकालना है फॉर प्रीवियस ईयर 2021। ठीक है सर, पर्टिकुलर्स भाई पूरे साल को ना हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पहला पार्ट 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022, 30th जून 2020। ठीक है, फिर 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022, 30th सितंबर 2020, 1 अक्टूबर 2022, 31 दिसंबर 2020। और भाई मुझे एक और कॉलम चाहिए था तो मैंने थोड़ा सा एनक्रोचमेंट कर लिया है, कब्जा कर लिया है किसी और के प्लॉट पे। फर्स्ट जनवरी 2021 टू 31 मार्च 2021। तो ये 4 पार्ट हैं जिस पे कि हमारा पूरा ईयर डिवाइड हो गया है। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो सर एक तरह से ना हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगर हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमको 4 बार कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। वर्किंग नोट में भी हमें 4 एग्जेम्प्टेड HRA की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा टैक्सेबल HRA निकल कर आएगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब ज़रा मुझे बता दो कि जो HRA है वो कितना है। सर वो है 4000 पर मंथ HRA है। तो बस 4000 पर मंथ के हिसाब से यहाँ महीनों के हिसाब से HRA तो डिवाइड कर लो। सर 4000 पर मंथ का मतलब अप्रैल मई जून 3 महीना, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना। अच्छा, यहां की तो बिना कंप्यूटेशन करे तो मैं बता देता हूं कितना HRA एग्जेम्प्ट होगा। नील, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, नील बिकॉज स्टे इन ओन हाउस। भाई इस पीरियड में
जो मिस्टर अभिजीत हैं वो अपने खुद के घर में रहे हैं। अगर वो अपने खुद के घर में रहे हैं तो भाई इस वाले पीरियड पे हमारा कुछ भी एग्जेम्पशन नहीं होगा। तो पूरा का पूरा जो 12,000 का हमारा HRA है ना, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि इस पीरियड के दौरान मिस्टर अभिजीत अपने घर में रहे हैं, इन्होंने किराए का मकान लिया ही नहीं है। अगर किराए का मकान नहीं लिया तो एग्जेम्प्टेड HRA नील होता है इस वाले केस में। हमने बेसिक रूल ये पढ़ा था जब हमने स्टार्ट किया था। हाँ सर बिल्कुल पढ़ा था, हमें अच्छे से याद है। ठीक है भाई, तो अब टास्क ये है कि बाकी जो 3 क्वार्टर्स हैं उनका हमें एग्जेम्प्टेड HRA निकाल के लाना है। ठीक है सर, तो आओ स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। Computation of exempted HRA for Mr. अभिजीत। भाई बेसिक रूल एक बार लिख लेते हैं। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड। मिनिमम of the following will be exempted. Number 1, HRA received. Number 2, अब देखो यहाँ पर ना मुझे दोनों लिमिट्स लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ पीरियड के लिए मिस्टर अभिजीत मेट्रो में रहे हैं, कुछ पीरियड के लिए वो मेट्रो में नहीं रहे। तो 50 और 40% ऑफ सैलरी। नंबर 3, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो ये तो बेसिक लिमिट्स हैं जो हमने लिख ली हैं। अब भाई एक एक करके तीनों क्वार्टर की ये बेसिक लिमिट्स हम लोग एनालाइज कर लेंगे और हम लोग अपना मिनिमम तीनों में से निकाल के उसे एग्जेम्प्ट करार दे देंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सर। सर हमें भी करार तभी आएगा जब हम उसको एग्जेम्प्ट करार दे देंगे। सर कभी कभी ना आप ऐसे पीजेज मारते हो कि हमें लगता है कि वाकई ये वही निखिल सर हैं जो हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे गंदे गंदे सड़े हुए जिस पे हंसी ना आए, वो तो ऐसे पीजेज नहीं मारते भाई। फिर ये कौन है जो पीजेज मारता है? चलो तो सबसे पहले देखते हैं क्वार्टर 1 ऑफ 2021। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए तीनों चीजें एनालाइज करते हैं और इन तीनों में से क्या मिनिमम है ये देखते हैं। तो सबसे पहला है HRA रिसीव्ड। सर HRA रिसीव्ड है 12,000 रुपए। HRA रिसीव्ड है 12,000 रुपए। दूसरी चीज है 50% या 40% ऑफ द सैलरी। अब मुझे ये बता दो, जो क्वार्टर 1 है ये 1 अप्रैल टू 30 जून है, इस दौरान भाई मिस्टर अभिजीत कहां पर रहे हैं? सर इन्होंने जो चेंज किया है ना वो यहां चेंज किया है। ठीक है, अक्टूबर में चेंज किया है, मतलब पहले 2 क्वार्टर में ये पुणे में रहे हैं। मतलब यहां पर तो लगेगा 40% ऑफ, यहां आ जाएगी भाई सैलरी, जो भी सैलरी है। ठीक है सर। और तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब बताना सर रेंट पेड कितना है? रेंट पेड है भाई 4,000 रुपए पर मंथ। 4,000 रुपए पर मंथ। तो अगर पहले क्वार्टर का निकालें तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो बस अब मुझे 10% ऑफ सैलरी, मतलब अब मुझे सिर्फ सैलरी का अमाउंट चाहिए। अगर तुम मुझे किसी तरह से सैलरी का अमाउंट निकाल के बता दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्वार्टर 1 में भाई हमारा एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना आएगा। ठीक है, आओ क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के लिए भी ना एक बार बना के रख लेते हैं, फिर इकट्ठा सैलरी निकाल देंगे एक वर्किंग नोट बना के। सो आओ अब निकालते हैं क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। सबसे पहले HRA रिसीव्ड, वो तो भाई वही 12,000। दूसरा है भाई 40% ऑफ बेसिक सैलरी। अच्छा, अब ध्यान देने वाली बात ये कि इस वाले क्वार्टर में बेसिक सैलरी में आया है थोड़ा सा इंक्रीमेंट।
अगर आया है थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो इस वाले केस में बेसिक सैलरी होगी थोड़ी सी फर्क, हाँ जी सर फर्क होगी, वो देखते हैं वर्किंग नोट बनाते हुए देखेंगे। 40% ऑफ सैलरी। थर्ड है 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है सर, तो बस इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो इस वाले क्वार्टर के लिए एग्जेम्प्ट होगा। अब आ जाते हैं क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। अरे तुम्हें ये तो पता है ना क्वार्टर किसको कहते हैं? क्वार्टर कहते हैं 1/4 पार्ट को, पूरे ईयर के 1/4 पार्ट को कहते हैं क्वार्टर। तो हर ईयर में होते हैं 4 क्वार्टर्स। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनते हैं ना वो हर साल के 4 टुकड़ों में बनते हैं, क्वार्टरली बनते हैं फॉर द लिस्टेड कंपनीज। जितनी भी कंपनीज लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके पूरे साल के फाइनेंशियल्स इकट्ठे नहीं बनते, उनके पूरे साल के फाइनेंशियल्स 4 पार्ट में डिवाइड करके बनते हैं, 4 बार बनते हैं पूरे साल के फाइनेंशियल्स। तो ये होता है एक क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। सो क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 इज दिस, क्वार्टर 2 इज दिस, 3 इज दिस एंड 4 इज दिस। ये है 4 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आओ तीसरे क्वार्टर का देख लेते हैं। ₹12,000 माइनस, अच्छा अब फर्क है भाई, अब जो तीसरे ईयर का 40% होगा वो 40% की जगह 50% होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोलकाता में रहने आ गया है मिस्टर अभिजीत। ठीक है सर, लास्ट 4000 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो वही चीज यहां पर भी करेंगे, तीनों में से जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी द एग्जेम्प्ट HRA। तो बस अब हमें एक चीज और चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी फॉर पर्पस ऑफ HRA। तो HRA कंप्यूट करने के पर्पस से सैलरी क्या होगी हमको ये निकाल के लाना है भाई। सारे के सारे एलिमेंट्स ना बेसिकली हमें ऐड करने हैं। अच्छा सर, अब एक चीज़ का ध्यान रखने वाली बात सुनना ज़रा। सर आपने 2 कॉलम क्यों बनाए अमाउंट के? एक ही कॉलम बनाना चाहिए था अमाउंट का। नहीं भाई नहीं, इस क्वेश्चन में सैलरी भी अलग अलग होगी। क्वार्टर 1 की सैलरी अलग, क्वार्टर 2 एंड 3 की सैलरी अलग। क्योंकि पता है क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है ऑन 1 जुलाई 2020 देयर इज एन इंक्रीमेंट इन बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट है बाय ₹1000। 1000 रुपए का इंक्रीमेंट है। कौन से क्वार्टर में इंक्रीमेंट है? सेकंड क्वार्टर के शुरू में इंक्रीमेंट है। इसका मतलब बड़ा क्लियर सा कि सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में सैलरी विल बी एन इंक्रीज्ड अमाउंट। तो पहले सैलरी कितनी थी? बेसिक सैलरी 5000 पर मंथ, वो अब सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में होगी 6000 पर मंथ। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। ओके, तो बेसिक सैलरी से स्टार्ट करते हैं। बेसिक सैलरी अच्छा, ध्यान रखने वाली बात ये कि हमने भाई जो यहां पर अमाउंट्स लिए हैं वो एनुअल अमाउंट्स लिए हैं। 12000 मतलब पूरे पीरियड का अमाउंट लिया है, तो हम सैलरी भी पूरे पीरियड की लेंगे, पूरे क्वार्टर की लेंगे। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो पहले क्वार्टर की सैलरी हो गई 15000। 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 15000। और दूसरे और तीसरे क्वार्टर की सैलरी कितनी होगी? 1000 रुपए पर मंथ बढ़ा दो भाई। तो 5000 प्लस 1000 6000, 6000 मल्टीप्लाई बाय 3 18000। 5000 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होगा 6000 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है सर, अब इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? डियरनेस अलाउंस, assumed to be part of retirement benefits। रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट भाई बन रहे हैं ये। assumed to be part of retirement benefits। कितना होगा डियरनेस अलाउंस? 2000 पर मंथ, 2 3s 6000 पर मंथ एंड 6000 पर मंथ। ठीक है सर, बात समझ में आ गई।
डीएनएस अलाउंस के अलावा बता दो कुछ और भी दिया हुआ है क्या? एचआरए दिया हुआ है सर, रेंट पेड दिया हुआ है सर, बस भाई बात ख़त्म, बात यहाँ होती है ख़त्म। ये है भाई सैलरी फॉर एचआरए। एचआरए कंप्यूट करने के पर्पज से सैलरी कितनी होगी? सर क्या इसका मतलब ये है कि जो और हम अलाउंसेस करेंगे उसमें हो सकता है सैलरी को कंप्यूट करने का अलग ढंग दिया हुआ हो? बिल्कुल भाई यही मतलब है। अगर हम और कोई अलाउंस करेंगे हो सकता है ऐसा कि उसमें सैलरी को कंप्यूट करने का डिफरेंट ढंग दिया हुआ हो, इसलिए हम स्पेसिफिक लिखते हैं सैलरी फॉर पर्पस ऑफ एचआरए। तो एचआरए के पर्पस में जो सैलरी होती है उसमें सिर्फ 3 चीजें आती हैं, बेसिक, डीए और कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। बस ये 3 चीजें आती हैं, इसके अलावा और कोई चीज नहीं आती। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। सो दिस इज 21,000 एंड दिस इज 24,000। सैलरी फॉर एचआरए 21,000 इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वार्टर। ठीक है सर, और फर्स्ट क्वार्टर के लिए 21,000, सेकेंड और थर्ड क्वार्टर के लिए 24,000। आओ फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं फटाफट। 21,000, 21,000, 24,000, 24,000, 24,000, 24,000। बस अब तो इजीली हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं। तीनों क्वार्टर की एग्जामिशन लिमिट्स हमारे पास आ जाएंगी, तीनों क्वार्टर की हमने अलग अलग कंप्यूट कर दी। ठीक है सर। सो 12,000 ये आ गया 8,400। 12,000 मल्टीप्लाई बाय ये आ गया 9,900। $24,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, ये आ गया 9,600। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2,400 माइनस 2,400, ये आ गया 9,600। ठीक है सर, ये आ गया भाई 50% ऑफ 12,000, ये आ गया 12,000 और 12,000 ये आ गया 9,600। ठीक है, ये मैंने कंप्यूटेशन कर दी, सिंपल सी कंप्यूटेशन। अब इसमें से आइडेंटिफाई कर लो मिनिमम कौन सा है तीनों ही क्वार्टर्स में। इस क्वार्टर में मिनिमम है भाई 8,400, इस क्वार्टर में मिनिमम है 8,400, हेंस एग्जेम्प्ट 8,400 एग्जेम्प्ट है। इस क्वार्टर में मिनिमम क्या है, कुछ भी ले लो, मतलब ये ऊपर वाला ले लो चाहे नीचे वाला ले लो, तो मैंने दोनों को ही ब्रैकेट कर दिया है। 9,600 is minimum, hence exempt। 9,600 मिनिमम है इसलिए मैंने उसे एग्जाम्प्ट कर लिया। अच्छा, थर्ड क्वार्टर में क्या है सर? फोर्थ क्वार्टर क्यों नहीं किया? अरे वो तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम, फोर्थ क्वार्टर तो खत्म हो चुका है। थर्ड क्वार्टर में क्या है? 9,600 is minimum, hence exempt। 9,600 भाई मिनिमम है, इसीलिए हमने उसको एग्जेम्प्ट करार दे दिया है। चलो सर, तो फिर यहाँ पर आ गया 8,400 वर्किंग नोट नंबर 1।
9600 वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ भी वर्किंग नोट नंबर 1 9600। देखो ज़रा बात समझ में आती है? हाँ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर 4 बहरूपीय छिपे थे, मतलब 4 अलग अलग क्वेश्चन छिपे हुए थे। एक क्वेश्चन नहीं था, 4 क्वेश्चन थे। $2400 तो भाई एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन छिपे हुए थे। हाँ सर, बहरूपी हैं सर, ये तो बहरूपी है। हमें बोलते हैं एक क्वेश्चन है, लेकिन होता कितना है? 4 क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल। लेकिन मार्क्स भी तो ज़्यादा होंगे। अगर क्वेश्चन को 4, उसमें पूरे ईयर को इसने 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, तो भाई नेचुरल सी बात है ना, आपके मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। तो ये पूरी टाइमलाइन बन जाती है, यहाँ से यहाँ तक कि देखो पूरी टाइमलाइन बन जाती है। आपको ये टाइमलाइन के हिसाब से अपना कंप्यूटेशन करना होगा। आपको डेट्स के हिसाब से कब कब क्या हुआ, अपने पूरे कंप्यूटेशन को बाइफिकेट करना होगा। अच्छा, जहाँ पर ये बनाया है ना, वहाँ पर ना एक टाइमलाइन भी ड्रॉ कर लो। टाइमलाइन भी समझने के लिए बहुत अच्छी रहती है। 1 अप्रैल 2020, ठीक है। उसके बाद बनाओ 1 जुलाई 2020। उसके बाद बनाओ 1 अक्टूबर 2020। फिर बनाओ 1 जनवरी 2020। क्वेश्चन खत्म होने के बाद बना लेना। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद बना लेना। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनवा रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। यह पीरियड ए, पीरियड बी, पीरियड सी, पीरियड डी। जब पूरा क्वेश्चन जहां आपका खत्म हो रहा है उसके बाद बना लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा ठीक है सर। तो ना जो चारों पीरियड है ना, उनका थोड़ा सा ब्रीफ में लिख लेना। ए पुणे, बी पुणे, इंक्रीज इन बेसिक, बी में इंक्रीज हो गया बेसिक में, लेकिन है तो पुणे में। सी कोलकाता, डी ओन हाउस। तो ऐसे ना आपने जो टाइमलाइन बनाई है उसके नीचे एक बॉक्स में ऐसा भी लिख लेना। इससे क्या होता है, एग्जाम में ना ब्रीफ में पता लग जाता है कौन कौन सा इवेंट कब कब हुआ है, और आप इजीली आंसर को सॉल्व कर लेते हो। ठीक है सर। अच्छा, तो मुद्दे पे आ जाते हैं। आओ कंक्लूड करते हैं। जरा बताना जरा, टोटल टैक्सेबल एचआरए मिस्टर अभिजीत का फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 कितना आ गया? सर टोटल टैक्सेबल एचआरए आ गया, इन चारों का टोटल है 20,400 रुपीज। तो जरा कंक्लूजन लिखो। हेंस the taxable HRA of Mr. Abhijit, the taxable HRA of Mr. Abhijit for the financial year 2021, is computed as rupees is computed as rupees 3,600 is computed as rupees 20,400 is computed as rupees 20,400 bracket open 3,600 plus 2,400 plus 2,400
प्लस 12,000 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक ये जो 50% है ना, इस पे एक स्टार लगा के लिख लेना जरा। अभिजीत मूव्ड टू कोलकाता इन Q3, hence %50 limit for metro cities, hence 50% limit for metro cities। तो मेट्रो सिटीज के लिए 50% लिमिट है। अभिजीत कोलकाता में आया है Q3 में, और ये 50% लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे। 40% से इंक्रीज होके 50% हो जाएगी। 40% वहां है जहां पर पुणे में था मिस्टर अभिजीत। तो देखो, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के अलावा प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल कोर्सेज में। भाई प्रोफेशनल कोर्सेज में ना एग्जामिनर ना केवल सही आंसर ढूंढता है, बल्कि एग्जामिनर प्रेजेंटेशन भी सही ढूंढता है कि आपने प्रेजेंटेशन ठीक से करी है या नहीं करी। अगर आपने प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं करी होती तो भाई एग्जामिनर कई बार आपको सही मार्क्स देने से कतराता है। तो आपकी प्रेजेंटेशन जैसे हमने देखा, वर्किंग नोट बनाना, प्रॉपर मेन सॉल्यूशन देना, कंक्लूजन देना, लाइन चार्ट अगर बना सको लाइन चार्ट बना सको, क्विकली लाइन चार्ट बनाना, ये सब चीज़ें आंसर का इंटेग्रल पार्ट होनी चाहिए। और ना केवल टैक्स में, सिर्फ टैक्स की बात नहीं कर रहा, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, जितने भी प्रैक्टिकल आपके टॉपिक्स हैं सब के अंदर प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आपको प्रेजेंटेशन अपनी एकदम A1 रखनी है, प्रेजेंटेशन एकदम बढ़िया रखनी है। ठीक है, तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 4।